वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सेंट्रॉइड ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 21 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, इसमें कुछ पार्ट शेडेड किया है। देखो ये ब्लू कलर से शेडेड किया है। हमें क्या करना है, ये शेडेड पार्ट का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम इसको भी टेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो टेबल यहां ऑलरेडी हमने बना के रखा है। देखो टेबल मेथड से ही सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, चॉइस आपकी है। आप अगर टेबल मेथड से, अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर आपको कह रहे हैं कि टेबल मेथड से सॉल्व करो तो आपको टेबल मेथड का यूज करना चाहिए। नहीं तो हो सकता है आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर कहेंगे कि टेबल मेथड के बजाय एक एक शेप लेके सॉल्व करो। जैसे यहाँ पे जो भी आपको शेप्स दिखाई दे रहे हैं, रेक्टेंगल बोलो या ट्रायंगल बोलो या क्वार्टर सर्कल बोलो, तो सभी शेप्स को अलग अलग लेके सॉल्व करो और एट द लास्ट समेशन करो। तो आप चाहे तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के थ्रू आंसर एक ही आता है। बस यही है कि टेबल मेथड से प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है, चेक करने में आसानी रहती है। और एक एक शेप लेके अगर आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने में समय ज्यादा लग सकता है। ठीक है, तो आपकी चॉइस है कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, आंसर एक ही आने वाला है। तो चलो यहां पे हम टेबल मेथड का यूज करेंगे। देखो टेबल बना के रखा है हमने। टेबल में क्या लिखना है जरा ध्यान से देखिए। टेबल में यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे हैं। सबसे पहले कॉलम में आपको लिखना है सीरियल नंबर, उसके बाद के कॉलम में आपको लिखना है शेप, उसके बाद के कॉलम में आपको लिखना है एरिया। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर में लिखते हैं, एरिया। इसके बाद के कॉलम में आपको लिखना है एक्स, उसके बाद के कॉलम में वाई, उसके बाद आपको ए एक्स फाइंड आउट करना है और ए वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जो यहाँ पे डायग्राम दिया है उसमें शेप्स देखो कौन से, मतलब उसका लेंथ क्या है, सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि मिलीमीटर में है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो सेंटीमीटर्स में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, एक्स सेंटीमीटर में निकलेगा, वाई सेंटीमीटर में निकलेगा। ए एक्स, ये जो एरिया है, एरिया यानी ए इंटू एक्स करेंगे तो ए एक्स सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा और ए वाई भी सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। ठीक है, ये कंफर्म है। ये हमेशा ऊपर लिख दिया करो। अगर एमएम में दिया है तो एमएम के फॉर्म में लिखो, अगर मीटर में दिया है तो मीटर के फॉर्म में लिखो। ये आपको ऊपर ही लिखना है। टेबल के अंदर आपको कुछ भी ऐसा यूनिट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो टेबल मेथड से सॉल्व करना इसलिए आसान होता है कि आपको बार बार अंदर में यूनिट वगैरह नहीं लिखना पड़ता है। जो भी मेंशन करना है ऊपर ही मेंशन करना है और आपको ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट भी नहीं इसमें शो करना पड़ता। डायरेक्ट अगर आपने आंसर लिखे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखो हमने टेबल यहां बना लिए है और टेबल में हमने क्या क्या, कौन से कॉलम में क्या आएगा वो हमने यहां लिख लिया है। अब चलो यहां पे शेप्स की तरफ चलते हैं। तो अगर हम यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे, जो डायग्राम दिया है, हमें यहां पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हम इसको कितने शेप्स लेके सॉल्व करें। यहां पे कुछ पार्ट शेडेड है, देखो ये इतना पार्ट शेडेड है, ब्लू कलर से हमने शेडेड किया है, और इधर का पार्ट देखो ये शेडेड नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो, ये आइडेंटिफाई करो कि आपको इसको कितने शेप्स लेके सॉल्व करना है। तो हम इसको 3 शेप लेके सॉल्व करेंगे, 3 शेप्स। ठीक है, अब देखो एक क्वार्टर सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। क्वार्टर सर्कल का रेडियस दिख रहा है 30 सेंटीमीटर। आपको यहां पे ये जो ब्लू कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको थोड़ा सा डिवाइड कर लो। अगर हम इसको डिवाइड करें, देखो अगर हम इसको डिवाइड करें, ये देखो यहां से अगर हम एक लाइन बना दे, अगर हम यहां से ऐसी लाइन बना दे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक मिनट, हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहां पे एक रेक्टेंगल है नीचे में और उसके ऊपर एक ट्रायंगल है। ये देखो हमने यहां पे एक बीच में डॉटेड लाइन बना दी है। तो आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल है और ऊपर का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे आप क्लियर कट अब 3 शेप्स देख सकते हैं। पहला शेप रेक्टेंगल लेंगे, दूसरा शेप ट्रायंगल लेंगे और तीसरा शेप क्वार्टर सर्कल लेंगे। ठीक है, सभी का बेस हाइट वगैरह क्या है वो आपको चेक करना पड़ेगा। रेक्टेंगल का बेस देखो क्या है, रेक्टेंगल का बेस नीचे दिया है 50 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का हाइट क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का हाइट दिया नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल के साइड में देखो यहाँ पे जो क्वार्टर सर्कल दिया है, क्वार्टर सर्कल का जो रेडियस है वही रेक्टेंगल की हाइट हो जाएंगी। क्वार्टर सर्कल का रेडियस 30 है तो रेक्टेंगल की हाइट भी 30 हो जाएंगी। और जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस और हाइट, तो ट्रायंगल का बेस उतना ही रहेगा जितना रेक्टेंगल का बेस है। तो रेक्टेंगल का बेस 50 है तो ट्रायंगल का बेस भी 50। और ट्रायंगल की हाइट की अगर बात करें, ट्रायंगल का हाइट नहीं दिया है तो हाइट फाइंड आउट करना बहुत आसान है। देखो टोटल हाइट दिया है 55, टोटल हाइट 55 है और इतना 30 है। तो 55 में से अगर आप 30 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बच जाएगा 25। इसका मतलब ये है कि ये लेंथ 30 का है तो ये लेंथ 25 का है ना।
25 प्लस 30 दैट इज 55, ये 30 और ये 25, टोटल 55। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल का हाइट हमें मिल गया 25, ठीक है। और बाकी ये जो थर्ड शेप है इसका तो हमें रेडियस पहले से गिवन है। तो फाइनली सभी शेप्स के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है, सभी का बेस हाइट आपको बता दिया है। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं टेबल मेथड से। तो सबसे पहला शेप हम लेंगे रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल ही पहले लेके सॉल्व करना जरूरी नहीं है, चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा शेप पहले लेना है। चाहे तो आप ट्रायंगल पहले लो, चाहे तो क्वार्टर सर्कल पहले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि आप शेडेड पार्ट के लिए सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सेंट्रोइड फॉर द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट के लिए जब भी सॉल्व करते हैं तो आपको एक जगह आपको प्रॉपरली चेक करना है कि आपने वो चीज की है कि नहीं। क्या है बताते हैं। देखो टेबल हम जब ये पूरा करेंगे तब आपको बताएंगे कि कहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गलती होती है। वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, इसलिए देखो पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये टॉपिक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी आता है, अप्लाइड मैकेनिक्स में भी आता है, सॉम में भी आता है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आता है। तो ऐसे में आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए। तो हम यहाँ पे पहला शेप लेंगे रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 लिख लेंगे। शेप में हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये आप रफली ड्रॉ करो तो भी चलता है, ठीक है, या आप स्केल से बनाओ। ये शेप में हमने रेक्टेंगल बना लिए। सेकंड शेप हम लेंगे ट्रायंगल, तो ये हमने शेप के कॉलम में ट्रायंगल बना लिए। और थर्ड शेप लेंगे क्वार्टर सर्कल, तो शेप नंबर 3 है। देखो क्वार्टर सर्कल जैसा है वैसा ही शो करो। देखो क्वार्टर सर्कल उल्टा है तो उल्टा ही शो करो, ऐसा, ठीक है। रेक्टेंगल का बेस लिखो यहाँ पे 50, रेक्टेंगल की हाइट लिखो कितना 30, ठीक है। रेक्टेंगल का बेस और हाइट लिख दिए। ट्रायंगल का बेस और हाइट लिखो, ट्रायंगल का बेस 50, ट्रायंगल का हाइट 25। सभी का बेस और हाइट हमने आपको पहले ही बता दिए। क्वार्टर सर्कल का रेडियस लिख लो यहाँ पे 30, ठीक है। तो ये देखो सभी शेप्स के डायमेंशंस हमने यहाँ लिख लिए। अब चलो यहाँ एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया, अब कैलकुलेशन पार्ट अगर करना है तो कैलकुलेशन पार्ट करने के लिए आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से ही सॉल्व करो, लेकिन अगर अलाउड नहीं है तो फिर आपको मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, ये इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है, इसमें कैलकुलेटर अलाउड होता ही है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना, ठीक है। तो फाइनली एरिया, तो सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करो। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट करेंगे, बेस 50 है, हाइट 30 है, 50 इंटू 30 कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये देखो 5 3 15 एंड 2 0 लगा दो। ये देखो कैलकुलेशन पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिखे तो भी चलता है, ठीक है। 1530 इंटू 50 हमने किए। यहाँ यूनिट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, हमने पहले ही कहा यूनिट हमने ऊपर लिखा है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे कैलकुलेशन लिख सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं कि यहाँ पे बेस इंटू हाइट दैट इज 50 इंटू 30 इज इक्वल टू 1500, ऐसा आप चाहे तो लिख सकते हैं। अगर आपके कॉलेज के लेक्चरर कह रहे हैं कि इसके अंदर फार्मूला मेंशन करो, फार्मूले में वैल्यूज पुट अप करके कैलकुलेशन शो करो फिर आंसर लिखो, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो। आप अपने कॉलेज के लेक्चरर के अकॉर्डिंग ही चलना, अगर वो बोल रहे तो। लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपके कॉलेज के लेक्चरर बोल रहे हैं कि डायरेक्टली आंसर लिखो तो भी चलता है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। कुछ बुक्स में प्रॉब्लम जो सॉल्व किया है उसमें डायरेक्टली आंसर्स दिए हैं, तो कुछ बुक्स में कैलकुलेशन पार्ट, ये ब्लॉक के अंदर में कैलकुलेशन पार्ट पूरा लिखा हुआ है और फिर आंसर निकाला है। तो जैसा आपके कॉलेज के लेक्चरर कह रहे हैं वैसा आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हमने बेस इंटू हाइट किए, दैट इज 30 इंटू 50 दैट इज 1500। इसके बाद यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फार्मूला एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 50 इंटू 25 करो, ठीक है ना। तो 50 का हाफ हो जाएगा 25, मतलब ये इनडायरेक्टली 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 625, ठीक है। उसके बाद बचा ये क्वार्टर सर्कल, तो क्वार्टर सर्कल का रेडियस है 30। अब क्वार्टर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करो। क्वार्टर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला बहुत आसान है, देखो बता रहे। क्वार्टर सर्कल, सबसे पहले सर्कल का एरिया देखो, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्वार्टर सर्कल जो है वो सर्कल का 4th पार्ट होता है, मतलब अगर आप सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जाके आपको क्वार्टर सर्कल मिलता है। तो आपको क्वार्टर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये फार्मूले से आपको निकालना है पाई। अब पाई का वैल्यू अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर में डायरेक्टली पाई का सिंबल अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में पाई का सिंबल यूज करके सॉल्व करना। लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप फिर पाई का वैल्यू लिख सकते हैं, या तो 3.141 या तो 22/7 जो आपको पता है। लेकिन
अगर आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं तो कैलकुलेटर में पाई सिंबल अवेलेबल है, आप उसी का यूज करना। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो कैलकुलेटर यूज करते हैं लेकिन पाई सिंबल यूज नहीं करते, पाई का वैल्यू लिख लेते हैं 3.141 या 22/7। क्यों करते हैं? जब आपको पता है कि सिंबल अवेलेबल है तो आप उसी का यूज करो ना, ठीक है। तो हम यहां पे यूज करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4, आर यानी क्या है 30, सो पाई इंटू 30, रेडियस 30 है, पाई इंटू 30 स्क्वायर बाय 4 ऐसा करना है। तो हम यहां कर लेंगे, सो कैलकुलेटर में पाई इंटू 30 स्क्वायर बाय 4, तो ये आंसर आ चुका है 706.858। हम यहां लिख लेंगे 706.858, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। देखो पूरा टेबल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा टेबल कंप्लीट होने के बाद हम आपको बताएंगे कि ट्विस्ट क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गलती कहां पे होती है, गलती एरिया फाइंड आउट करते समय होती है। अभी देखो यहां पे हमने लिखा है, ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये अभी इनकम्प्लीट है। पूरा डाटा हम लिख लेते हैं और फिर जब समेशन करने का रहेगा तब हम आपको बताएंगे कि गलती नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या होती है, जो आपको नहीं करना है, ठीक है, और आपको वो बात ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमने एरिया यहां लिख लिए है 706.858 पाई आर स्क्वायर बाय 4 से हमने निकाले, तो एरिया का कॉलम हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्स एंड वाई। ये एक्स एंड वाई सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने इसके पहले के हर एक वीडियो में बताए थे। जो स्टूडेंट को एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना आता है, जो स्टूडेंट को एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना आता है, वो स्टूडेंट को सेंट्रॉइड भी आता है। सेंट्रॉइड के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक है वो भी आ जाएगा, और उसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक है वो भी आ जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है ये एक्स एंड वाई के ऊपर। और एक्स एंड वाई फाइंड आउट करने के लिए हमने इसके पहले के हर एक वीडियो में 3 रूल्स का यूज किए थे। हम वही 3 रूल्स का यूज यहां भी करेंगे और एक्स एंड वाई फाइंड आउट करेंगे। इसीलिए जितने ज्यादा आप प्रॉब्लम, जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप सिर्फ एक्स और वाई फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा आप एक्स और वाई फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आपका सेंट्रॉइड स्ट्रांग हो जाएगा। सेंट्रॉइड बोलो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो, वो भी स्ट्रांग होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, सब स्ट्रांग हो जाएगा। ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन दिस एक्स एंड वाई। इसलिए एक्स एंड वाई को बिल्कुल भी लाइटली मत लो, ठीक है। तो चलो अब हम ये एक्स एंड वाई फाइंड आउट करेंगे। 3 रूल्स का यूज करना है जो इसके पहले के हर एक वीडियो में हमने यूज किया है। सो रूल नंबर 1 रेक्टेंगल में अप्लाई करो। रूल नंबर 1 है लोकेट द सेंटर। रेक्टेंगल में सेंटर शो करो। रेक्टेंगल का सेंटर हमेशा रेक्टेंगल के बीचों बीच होता है। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बीच में यहां कहीं पे भी यहां सेंटर उसका शो करो। ये हमने इसको कहा सेंटर सी, ठीक है। और अब बाकी सभी जो शेप्स है उसको भूल जाओ, उसको फिलहाल ध्यान मत दो, क्योंकि आप सिर्फ रेक्टेंगल के लिए सॉल्व कर रहे हैं ऐसा मान के चलो। तो रेक्टेंगल का सेंटर हमने शो किए, ये रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2, ये सेंटर से 2 लाइंस ड्रॉ करो। एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो चलो हम वो यहां पे ड्रॉ करेंगे। एक लाइन, ये देखो ये हमने बना दिए एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। थोड़ी सी थिक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखिए एक लाइन हमने ड्रॉ की है, ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और दूसरा लाइन हम बना देंगे परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ये रूल नंबर 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट ये रूल नंबर 2 को सीरियसली फॉलो करेगा, उसका कभी भी एक्स और वाई रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी शेप के लिए सॉल्व करे, चाहे वो कोई भी शेप सीधा हो, उल्टा हो, कोई भी फॉर्म में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंटर से 2 लाइंस ड्रॉ करना है। एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। और अब रूल नंबर 3 ये है कि जो 2 लाइंस आपने ड्रॉ किए उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स डिस्टेंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स डिस्टेंस और वर्टिकल लाइन यानी वाई डिस्टेंस, ठीक है। बस आपको यही एक्स और वाई फाइंड आउट करके यहां पे लिखना है। चलो देखते हैं, ये एक्स, ये रहेगा एक्स और ये रहेगा वाई। चलो देखते हैं ये एक्स क्या है जो हमें यहां लिखना है और ये वाई क्या है जो हमें यहां लिखना है। तो सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल में ये एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है बेस बाय 2 हाइट बाय 2, ठीक है। ये देखो ऐसा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के बीच में कहीं सेंटर होता है, ठीक है। यहां से इधर का लेंथ हमेशा बेस बाय 2 होता है, यहां से इधर का लेंथ हमेशा हाइट बाय 2 होता है, ठीक है। तो बेस बाय 2 हाइट बाय 2 करो। एक्स यानी बेस बाय 2 यानी 50/2 होगा 25। तो यहां पे x हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और y फाइंड आउट करो बाय हाइट बाय 2। हाइट क्या है, रेक्टेंगल की हाइट है 30, सो हाइट बाय 2 यानी 30/2, तो वो हो जाएगा 15, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो फाइनली रेक्टेंगल का x एंड y निकल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शेप हम लेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल का x एंड y फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रायंगल का x एंड y फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमने 3 रूल्स रेक्टेंगल में अप्लाई किए थे, वही 3 रूल्स ट्रायंगल में अप्लाई करो। तो रूल नंबर 1, लोकेट द सेंटर ट्रायंगल में, ठीक है।
तो ट्रायंगल में हम सेंटर शो करेंगे। ट्रायंगल का सेंटर कहाँ होता है? ट्रायंगल का सेंटर हमेशा 90 डिग्री एंगल के पास में रहता है। तो ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां एंगल रहेगा उसका, ये देखिए ये है उसका एंगल, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको व्हाइट कलर से शो करते हैं। ये देखिए ये है, हमने ट्रायंगल का सेंटर शो करे, हमने उसको कहा सेंटर सी, और ये 90 डिग्री एंगल के पास में है। देखो 90 डिग्री का एंगल ये है, ठीक है, और इसके पास में सेंटर। रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2, ये सेंटर से दो लाइंस ड्रॉ करो, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये देखिए हम यहां से दो लाइन बना देंगे, एक लाइन हमने बना दी है नीचे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और दूसरा लाइन बना देंगे परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो एक मिनट, तो ये देखिए दूसरा लाइन हमने इधर बना दिए, ठीक है। तो ये देखिए दोनों रूल्स हमने यहां अभी तक फॉलो किए। चलो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये है कि जो आपने दो लाइंस ड्रॉ किए उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स डिस्टेंस, ये है एक्स डिस्टेंस, और वर्टिकल लाइन यानी वाई डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं रूल नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट था। रूल नंबर 1 लोकेट द सेंटर, वो हमने किए। रूल नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंटर से दो लाइंस ड्रॉ करो, एक लाइन हमने ड्रॉ करे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस देखो नीचे में है तो सेंटर से पूरा नीचे तक लाइन ड्रॉ हुआ, और दूसरा यहां पे सेंटर से एक वाई एक्सिस की तरफ लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। ये देखो वाई एक्सिस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। और रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनी है वो है एक्स डिस्टेंस, ये सिर्फ इतना सा एक्स डिस्टेंस है, और ये इतना लंबा ये है वाई डिस्टेंस। चलो ये एक्स एंड वाई फाइंड आउट करते हैं। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? सिंपल सी बात है, ट्रायंगल के फार्मूलेज आपको पता होना चाहिए। तो रूल क्या है? रूल ये है कि ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ऐसा है, वो ट्रायंगल में सेंटर जो है वो 90 डिग्री एंगल के पास में यहां रहता है जैसा हमने कहा, और ये डिस्टेंस होता है बेस बाय 3, और ये डिस्टेंस होता है हाइट बाय 3, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाला जो डिस्टेंस रहता है बेस बाय 3, मतलब ये देखो ये इतना डिस्टेंस बेस बाय 3 का रहता है और इतना डिस्टेंस हाइट बाय 3 का होता है, ठीक है। तो यहां पे वही अप्लाई करो, तो बेस बाय 3 हाइट बाय 3, यहां पे क्या क्या रहेगा? तो ये देखो ये x मतलब हो जाएगा बेस बाय 3, ये x मतलब बेस बाय 3। बेस क्या है? बेस क्या है उसका? तो यहां ट्रायंगल का बेस है 50, सो बेस बाय 3 यानी 50 बाय 3, 50 बाय 3 कर लो। तो अगर आप 50 बाय 3 करेंगे तो ये आएगा 16.666, तो x हो जाएगा 16.666 कंफर्म। तो हम यहां लिख लेंगे 16.666, ये हो गया x। पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अब y फाइंड आउट करना है, तो y अगर फाइंड आउट करना है तो x के लिए हमने बेस बाय 3 का यूज किए, ठीक है ना। अब y के लिए आपको हाइट बाय 3 का यूज करना है, ठीक है। लेकिन हाइट बाय 3 कितना होगा जरा ध्यान से देखो। ये देखो ट्रायंगल में सिर्फ यहां से लेके यहां तक हाइट बाय 3 होगा, देखो बस इतना हाइट बाय 3, इतना बेस बाय 3 था ना, तो इतना हाइट बाय 3, इतना हाइट बाय 3। हाइट क्या है? ट्रायंगल की हाइट क्या है? ट्रायंगल की हाइट है 25, सो 25 बाय 3 करो, ठीक है ना। सो 25 बाय 3 करेंगे तो ये आएगा 8.333। ट्रायंगल की हाइट है 25, सो हाइट बाय 3 यानी 25 बाय 3, मतलब ये इतना लेंथ, ये लेंथ है हाइट बाय 3, यहां लिख के देते हैं हाइट बाय 3, तो ये लेंथ हाइट बाय 3 यानी 25 बाय 3, तो ये हो जाएगा 8.333। लेकिन ये सिर्फ इतना 8.333 है, जबकि हमें तो पूरा चाहिए ना, ये पूरा y है। तो अगर आपको पूरा y चाहिए तो क्या करो, ये रेक्टेंगल की हाइट 30 उसमें ऐड करो, क्योंकि ये रेक्टेंगल के ऊपर ट्रायंगल है ना, रेक्टेंगल के ऊपर ट्रायंगल है, तो रेक्टेंगल की हाइट के बाद ये रेक्टेंगल की हाइट है 30 के ऊपर h, यहां पे h बाय 3, तो 30 प्लस h बाय 3 करो, तो 30 प्लस h बाय 3 यानी 30 प्लस 8.333, यानी इनडायरेक्टली ये हो जाएगा 38.333। हम यहां लिख लेंगे 38.333। ये हमने ट्रायंगल का y फाइंड आउट कर लिए, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाइट बाय 3 यानी 8.333 प्लस 30, हाइट बाय 3 प्लस 30, मतलब टोटल हो गया y, ये पूरा y, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, यहां से लेके यहां तक हाइट बाय 3 करो, और फिर नीचे का ये पूरा लेंथ जो है उसमें ऐड करो, ये पूरा नीचे का जो रेक्टेंगल का हाइट है वो ऐड करो। तो वो हमने किए 38.333, ये हमें ट्रायंगल का y मिल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट है क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल का हमें एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। सेम रूल्स जो अभी तक हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल में यूज किए, वही रूल्स हमें क्वार्टर सर्कल में यूज करना है। चलो एक मिनट, ये इसको हटा देते हैं ये लाइन को, ताकि यहाँ बनाते समय आसानी हो।
तो चलो क्वार्टर सर्कल में रूल्स अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1, लोकेट द सेंटर। क्वार्टर सर्कल का सेंटर कहां होता है? जैसे ट्रायंगल में सेंटर 90 डिग्री एंगल के पास में था ना, वैसे ही क्वार्टर सर्कल में भी जो सेंटर है वो 90 डिग्री एंगल के पास में रहता है। देखो 90 डिग्री का एंगल यहां पे है, इसके पास में कहीं सेंटर होगा। ये देखो, ये है सेंटर सी, वो देखो हमने क्वार्टर सर्कल का सेंटर शो करे। रूल नंबर 1, लोकेट द सेंटर हो गया। रूल नंबर 2, ये सेंटर से दो लाइंस ड्रॉ करो, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो चलो हम वो बनाएंगे। तो एक लाइन ये देखो, ये हमने बना दी है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, नीचे में लगी है, और एक लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ये इधर तक है। देखो इधर तक लाइन ड्रॉ करो। ये जो लाइंस ड्रॉ करने वाली सिस्टम है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। हम आपको बार बार क्यों कह रहे हैं कि रूल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गलती क्यों होती है पता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक्स एंड वाई रॉन्ग क्यों होता है पता है? ओनली बिकॉज क्योंकि वो ऐसे सेंटर से दो लाइंस ड्रॉ नहीं करते हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं, तो आपको सेंटर से दो लाइंस ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। सेंटर से दो लाइंस ड्रॉ करो, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ड्रॉ करना जरूरी है। बस ये ड्रॉ करने के लिए आप घर में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कलर पेन का यूज करो। एग्जाम में जब आप ऐसी प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करोगे तो पेंसिल से ड्रॉ करना, ठीक है। चलो रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये है कि जो आपने दो लाइंस ड्रॉ किए उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब x एंड वर्टिकल लाइन मतलब y, मतलब ये इतना y है और इतना लंबा x है, ठीक है ना। ये इतना लंबा जो पिंक कलर का जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, ये इतना लंबा x है, सिर्फ इतना सा y है। अब फार्मूला कौन सा लगेगा? चलो फार्मूला बता देते हैं। क्वार्टर सर्कल में क्या फार्मूला लगता है? तो क्वार्टर सर्कल का फार्मूला सिंपल है। देखो क्वार्टर सर्कल का फार्मूला यहां लिखा के दे रहे। वैसे सभी फार्मूलेज हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, जो सेंट्रॉइड का फर्स्ट लेक्चर था ना उसमें बताए थे। देखो क्वार्टर सर्कल का फार्मूला बता देते हैं। और चलो एक काम करते हैं, ये क्वार्टर सर्कल हमने उसके समान नहीं बनाया है ना, वो उल्टा है, ये सीधा है। एक काम करते हैं ना, जैसा था वैसे ही बनाते, वहां पे जैसा है वैसे ही बनाते, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये देखो ये हमने क्वार्टर सर्कल बना दिए। अब देखो इसमें फार्मूला आपको बताते हैं कि कैसे। क्वार्टर सर्कल का सेंटर शो करो, ये सेंटर है 90 डिग्री एंगल के पास में। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि इतना लेंथ, देखो यहां से लेके इतना, ये लेंथ क्या होता है? तो ये लेंथ होता है, फार्मूला लिखा के दे रहे 4r/3π का लेंथ होता है ये। और दोनों तरफ लेंथ सेम होता है। दोनों तरफ मतलब ये है कि यहां से इधर का लेंथ, ये लेंथ, और यहां से इधर का लेंथ, ये लेंथ सेम होता है, ठीक है ना। इधर का लेंथ भी 4r/3π, इधर का लेंथ भी 4r/3π, दोनों लेंथ सेम है। 4r/3π, r यानी रेडियस, ठीक है ना। ये इतना लेंथ और हॉरिजॉन्टल वाला इतना लेंथ और वर्टिकल वाला इतना लेंथ, ये 90 डिग्री एंगल के पास में रहता है। 90 डिग्री एंगल के पास में मतलब 90 डिग्री का जो सिंबल है, ये देखो ये जो सिंबल है ये उसी के तरह ये 4r/3π ये भी रहता है और ये भी रहता है। तो यहां पे y फाइंड आउट आप करोगे डायरेक्टली बाय यूजिंग द फार्मूला 4r/3π y, ठीक है। लेकिन x आप 4r/3π से नहीं निकाल सकते। देखो कैसे, ध्यान दो, हमने आपको जो फार्मूला यहां बताया है यही फार्मूला वहां अप्लाई करो बोला। यही फार्मूला अगर हम वहां अप्लाई करें तो देखो सेंटर ये है, तो रूल के अकॉर्डिंग सेंटर से इधर का लेंथ होता है 4r/3π और ये भी लेंथ होता है 4r/3π। देखो ध्यान से, यहां गलती हो सकती है। ये देखो ये लेंथ 4r/3π और ये भी लेंथ 4r/3π। देखो ये ग्रीन कलर से जो हमने शो किया, ये दोनों लेंथ 4r/3π होते हैं। तो उसमें से ये y तो मिल जाएगा 4r/3π से, कंफर्म है। तो y करो 4r/3π, तो हम कैलकुलेटर में करेंगे 4 इंटू आर यानी क्या है 30, उसका रेडियस 4r/3π, पाई का सिंबल यूज किए, तो आंसर आ रहा है 12.732। ये हमें y मिला है। यह क्या मिला? हमें y मिला है। तो हम y लिख लेते हैं ना, y लिख लेते हैं 12.732, ये मिला y। क्वार्टर सर्कल में y लिख दिए, y 4r/3π से हमने निकाले। लेकिन अब x निकालना है, तो x कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। x कहां से कहां तक का लेंथ है? x जो है वो सेंटर, ये देखो ये जो c लिखा है ना, ये c के लेफ्ट साइड का लेंथ पूरा x है। c के लेफ्ट साइड का जो लेंथ है वो पूरा x है, जबकि c के लेफ्ट साइड में ये जो लेंथ है x, इसका फार्मूला नहीं है हमारे पास। जबकि हमें इतना लेंथ फाइंड आउट करने का फार्मूला पता है, इसका फार्मूला पता है। इसका फार्मूला है 4r/3π, ये लेंथ 4r/3π है, 4r/3π, ये इतना लेंथ, ये लेंथ 4r/3π है। लेकिन ये x है क्या? नहीं, x तो ये साइड का है,
तो अगर आपको x निकालना है तो क्या करो पता है, आपको क्या करना है पता है, टोटल लेंथ क्या है 50 है, क्या करो टोटल 50 में से ये 4r/3π को सब्सट्रैक्ट करो, सिंपल। क्या कहा, ये टोटल 50 है ना, टोटल 50 में से ये 4r/3π जो लेंथ है इसको सब्सट्रैक्ट करो तो आपको c से इधर का लेंथ मिल जाएगा, सिंपल। और 4r/3π का लेंथ क्या है 12.732, तो आपको क्या करना है 50 माइनस 4r/3π यानी 12.732 करना है, 50 माइनस 4r/3π यानी 50 माइनस 12.7, हम यहां कर लेते हैं ना 50 माइनस 12.732, तो ये आंसर आ चुका है 37.268। मतलब C से लेके C के लेफ्ट साइड में ये जो x लेंथ है ये है 37.268, तो हम यहां लिख लेंगे 37.268। तो फाइनली ये देखिए हमने क्वार्टर सर्कल का x एंड y दोनों फाइंड आउट कर लिए। y हमने डायरेक्टली 4r/3π से निकाले, ध्यान में रखो y हमने डायरेक्टली 4r/3π से निकाले, लेकिन x निकालने के लिए हमने क्या किए, टोटल ये 50 है, 50 में से ये 4r/3π का लेंथ होता है, इसको सब्सट्रैक्ट किए तो आपको इधर का लेंथ मिल चुका है, दैट इज 37.268। समझ में आया क्या आपको? ओके। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करो, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमने तीनों शेप का एक्स एंड वाई फाइंड आउट कर लिया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो हमने यहां कर लिए, लेकिन टेबल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक ट्विस्ट है और जहां पे बच्चे गलती करते हैं, गलती देखो कहां होती है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये डाटा पूरा कर लेते हैं। चलो ये डाटा यहाँ पे लिख लेंगे, ये सिंपल है, अभी बस यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट बाकी है। बाकी जो डायग्राम के साथ जो भी करना था वो हमने कर लिया। अब इसके बाद डायग्राम का कोई काम नहीं है, अब वहां उसको छोड़ दो। अब जो भी करना है वो यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ax ay फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं, a इंटू एक्स करो ax मिल जाएगा, a इंटू वाई करो ay मिल जाएगा, ठीक है। सभी में वही करना है, a इंटू एक्स a इंटू वाई, है ना। तो चलो देखते हैं a इंटू एक्स a इंटू वाई करने पर क्या आता है, और फिर हम यहाँ पे बाद में समेशन करेंगे। लेकिन समेशन करने के पहले एक काम करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ax और ay का कॉलम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लेकिन अब है असली ट्विस्ट की बारी जी, जो हम बोल रहे हैं आपको कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, देखो अब उसकी बारी आ गई। अब क्या होता है पता है क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पता है कि ये टेबल कंप्लीट करने के बाद आपको बस समेशन करना है। तो समेशन एरिया का समेशन करो, ax का समेशन करो, ay का समेशन करो, और आखिरी में फार्मूला अप्लाई करके सेंट्रोइड मिल जाएगा। लेकिन अब गलती कहां होती है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द शेडेड पार्ट। आपको सिर्फ शेडेड पार्ट का ही सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, ओनली शेडेड पार्ट का। अब यहां पे देखो टोटल 3 शेप्स है, 3 में से एक जो शेप है वो अनशेडेड है, एक शेप अनशेडेड है, जिसको शेडेड नहीं किया है वो क्या है, वो है क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल अनशेडेड है, तो हमें बताओ अनशेडेड पार्ट का सेंट्रोइड फाइंड आउट करने को बोल रहा है क्या, नहीं, शेडेड पार्ट का सेंट्रोइड फाइंड आउट करने को बोल रहा है। और शेडेड पार्ट क्या है, शेडेड पार्ट है ट्रायंगल और रेक्टेंगल। क्वार्टर सर्कल अनशेडेड है, तो आपको क्या करना है, यहां पे जो पार्ट अनशेडेड है उसका एरिया माइनस में लिखना है। क्या कहा, फिर से सुनो, जो भी शेप अनशेडेड होता है उसका एरिया आपको माइनस लिखना होता है सेंट्रोइड फाइंड आउट करते समय। तो यहां पे क्वार्टर सर्कल अनशेडेड है, तो क्वार्टर सर्कल का जो एरिया है ना वो आपको माइनस में लिखना है। तो ये देखो, ये हमने यहां माइनस लिख दिए, एरिया माइनस में, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, अब ये एरिया माइनस करने से क्या होगा, ये एरिया माइनस करने से बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। क्या है पता है, देखो जब आप a इंटू एक्स करेंगे ना तो ax भी माइनस में आएगा, और a इंटू वाई करेंगे तो ay भी माइनस में आएगा। ये देखो, समझे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ एरिया ही माइनस नहीं करना है, एरिया के साथ साथ a इंटू एक्स करेंगे तो ax माइनस हो जाएगा, a इंटू वाई करेंगे तो ay भी माइनस हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसलिए हमने कहा था, इसलिए क्वेश्चन में ये जरूर चेक करना है कि शेडेड पार्ट के लिए सॉल्व करना है कि नहीं। ये जनरली शेडेड अनशेडेड वाले प्रॉब्लम में ही होता है। अगर शेडेड अनशेडेड नहीं है, सिंपल है, तो फिर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर शेडेड अनशेडेड वाला प्रॉब्लम आ गया ना, तो फिर आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अनशेडेड पार्ट का एरिया माइनस करना है। एरिया माइनस करने से ax ay दोनों माइनस हो गया। अब फाइनली ये पूरा डाटा लिख के हो गया। अब चलो समेशन करेंगे। अब समेशन करते समय आपको एरिया का समेशन करना है, ax ay का समेशन करना है। तो समेशन करते समय ये इसके सामने प्लस है, इसके भी सामने प्लस है, मतलब ये दोनों को ऐड करो, और यहाँ इसके सामने माइनस है, मतलब उसको सब्सट्रैक्ट करो। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1500 प्लस 625, ये दोनों को ऐड कर लिए, माइनस 706
858 ये माइनस करना है, ठीक है। तो ये एरिया का समेशन आ चुका है 1418.142, ये हो गया एरिया का समेशन, ठीक है ना। समेशन का आप चाहे तो यहाँ सिंबल दे दो, नहीं दिए तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एरिया का समेशन हो गया। अब ax और ay का समेशन करो, मतलब ये दोनों को प्लस करो, इसको माइनस करो, यहाँ पे भी ये दोनों को प्लस करो, इसको माइनस करो। चलो ये पहले हम कर लेते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमने यहाँ समेशन कर लिया है और इस तरह से ये पूरा टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। समेशन ऑफ एरिया, समेशन ऑफ ax, समेशन ऑफ ay। और अब हमें फाइनली सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के फार्मूले अप्लाई करना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, देखो सेंट्रॉइड x बार y बार होता है, तो x बार फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है समेशन ऑफ ax बाय समेशन ऑफ a, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो। समेशन ऑफ ax है 21573.067 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ a है 1418.142। इससे आपको x बार मिल जाएगा, ठीक है। तो x बार का वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे और फिर y बार भी हम लिख लेंगे। एक मिनट, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है अभी, तो ये आ चुका है, दैट इज 15.212 और इसका यूनिट रहेगा cm, ठीक है ना, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है पहले से ही, तो सेंटीमीटर में ही आपको सॉल्व करना है। तो ये हमने x बार यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से y बार भी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए y बार का फार्मूला लगाओ समेशन ऑफ ay बाय समेशन ऑफ a। तो समेशन ऑफ ay है 37458.409 डिवाइड बाय समेशन ऑफ a है 1418.142। तो इससे आपको y बार मिल जाएगा। सो y बार ये आ चुका है, हमने इसको सॉल्व किया है। सो y बार है 26.413 सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। और इस तरह से फाइनली हमने x बार y बार फाइंड आउट कर लिए है, यानी ही सेंट्रॉइड यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर सेंट्रॉइड c इज इक्वल टू x बार y बार, ऐसा आपको लिखना है पहले, और फिर c इज इक्वल टू x बार की वैल्यू हम लिख लेंगे 15.212 कॉमा y बार है 26.413। और इस तरह से ये आपको ऐसे शो करना है एग्जाम में भी, जब आप शो कर रहे हैं ना, तो पूरा होने के बाद आपको जो x बार y बार मिलेगा वो ऐसा आपको ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पे यूनिट नहीं लिखना है, बस वो ब्रैकेट में लिखना है। यूनिट आपने पहले ही लिख लिया है, ठीक है ना। सेंट्रॉइड c, ये x बार, ये y बार 15.212 एंड 26.413। ये देखिए यहाँ पे हमने यूनिट लिखा है सेंटीमीटर। ये यूनिट लिखना कंपलसरी है, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो यूनिट के पीछे हाफ मार्क जा सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली इस तरह से प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था ये एक्स एंड वाई, इसलिए एक्स एंड वाई की प्रैक्टिस करो। और एक्स एंड वाई की प्रैक्टिस करते समय आपको वो 3 रूल्स जो हमने यहाँ अप्लाई किए, जो इसके पहले के भी वीडियोस हमने अप्लाई किए, वो 3 रूल्स को आप हर प्रॉब्लम में अप्लाई करके एक्स और वाई फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करो, आपको ये आसानी से सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये था सेंट्रॉइड ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 21। आप ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करना। इसके पहले के 20 प्रॉब्लम्स वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।